Hello students, hope all of you are well. So today we will start with the most important topic, our statistics syllabus, that is the statistical hypothesis. ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पोर्शन है और यही मेन पोर्शन है। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग को करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका मेन एप्लीकेशंस है मशीन लर्निंग पे। सो विदाउट नोइंग द हाइपोथेसिस वी कैन नॉट गो बियॉन्ड फर्दर। ये वीडियो लेंथी हो सकता है, लेकिन ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो एक भी प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स का जो हाइपोथेसिस के लिए है वो समझ में नहीं आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक, लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब सम सिंपल डेफिनेशंस। तो पॉपुलेशन क्या होता है, हम लोग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे, उसके पहले हम लोग को कुछ डेफिनेशंस जानना जरूरी है। पहला है पॉपुलेशन किसको कहेंगे। So obviously population is nothing but a set of observations under the study. So any large type of collection of data is nothing but known as a population. And what is a sample? Sample is nothing but any subset of the population is nothing but a sample. Okay. Suppose I am taking all the marks of all the students of our college for the first internal exam. So it will represent the population. But if I specify that I want to take the marks of the all students of IT or mechanical or computer science, then it will be represent some type of sort of sample. Okay, now what is the sampling? The process of drawing a sample from the set of all population is nothing but a sampling. जो प्रोसेस से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे वही हम लोग उसको कहेंगे, दैट इज नथिंग बट ए सैम्पलिंग। अभी सैम्पलिंग दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, दूसरा होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है? द रैंडम सैम्पलिंग मीन्स दैट व्हेनेवर यू चूज द डेटा फॉर फ्रॉम द पॉपुलेशन टू द सैंपल, ऑल द डेटास हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बी प्रेजेंट इन द सैंपल। सभी डेटा का इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है, इक्वी प्रोबेबल डेटा है, सभी डेटा आ सकता है सैंपल के अंदर। तो वो सब प्रोसेस को हम लोग कहेंगे दैट इज अ सैम्पलिंग, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो सकता है विथ रिप्लेसमेंट और एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, जिसके ऊपर डिपेंड करके हमारा ये चैप्टर बना है। तो ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What is this law statement? The statement of the law says that if you draw a sample of moderate size from a population, then it almost has same characteristic as that of the population. तो जो population से तुम लोग जो sample को draw कर रहे हो, वो population का जो जो characteristic होगा, वो जो density function को represent करता है या फिर उसका parameters का जो value रहता है, sample का भी कुछ ना कुछ वैल्यू वैसा ही होगा। एग्जैक्ट इक्वल नहीं भी हो सकता है, कुछ एरर आ सकता है, क्योंकि सैंपल लार्ज साइज का नहीं होता है। सैंपल क्या होता है? स्मॉल कलेक्शन होता है, पॉपुलेशन लार्ज कलेक्शन होता है, तो वहां पे कुछ एरर आ सकता है। लेकिन अगर समझ लो पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो सैंपल बाइनोमियल को नहीं फॉलो करेगा, सैंपल भी नॉर्मल को ही फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो यही होता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। पॉपुलेशन जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, सैंपल का भी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, सेम टाइप ऑफ होगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट स्टैटिस्टिक हैव जनरली टू टाइप ऑफ मीनिंग। सो हियर वी विल लर्न द सेकंड मीनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक? If you draw any simple random sample, say x1, x2, xn, be a sample size I have chosen from a population, then obviously you can see that these are the datas x1, x2, xn. These are the datas which are the equal probability to be present in the sample. Okay, so कोई भी डेटा हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x1, x2, xn का कोई भी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं पॉपुलेशन से। तो सभी पॉपुलेशन का डेटा इस सैंपल के अंदर आ सकता है और सभी डेटा का प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है। सो दिस टाइप ऑफ सैंपल whenever we choose, then we can see that these datas are not actually fixed quantity. So these datas may vary over the sample. So these values are actually representing sort of variables. So any function of these type of variables is nothing but known as a statistics. Okay, so whenever you draw a sample from a population, in the sample if you choosing the simple random sampling, then each and every data has equal chance or equal probability to be fit in the sample. So that datas are not constant for the sample,
it may vary over the population. Okay, so if it may vary over the population, that means the data are actually denoting sort of variables. So any function of the variables is nothing but a statistic. तो बहुत सारा स्टैटिस्टिक हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है, दो तीन मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। पहला स्टैटिस्टिक है सैंपल मीन। सो समझ लो मैंने 10 डेटा को कलेक्ट किया है तुम्हारे क्लास के नंबर्स को लेके, तो उसका जो एवरेज आएगा या फिर एल्जेब्रिक मीन आएगा वो क्या होता है 1/n x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। तो अगर हम लोग ये डेटा को जो 10 वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है x1 x2 xn की जगह पे, उसको अगर चेंज कर देंगे तो x बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब x बार किसके ऊपर डिपेंड करके आ रहा है, x1 x2 xn के ऊपर डिपेंड करके आ रहा है। It means that it is nothing but a statistic. Similarly, the sample variance is also known as a statistic. The thing I want to say that you have to remember some notations here. What are the notation? That is x bar represents the sample mean. Capital S square represent the sample variance. Wherever if you choose mu and sigma square, this mu actually represents the population mean and sigma square represents the population variance. All of you have to remember these all notations. Okay, x bar mu, x bar होता है sample mean और mu होता है population mean, and capital S square is nothing but the sample variance and sigma square is nothing but the population variance. Now what is the hypothesis, जिसके लिए ये चैप्टर है। तो hypothesis क्या होता है, any assumption about the population regarding its distribution and or its involving parameters is nothing but known as a hypothesis. Okay, suppose हमारे पास एक population है जो population normal distribution को follow कर रहा है, ये given है, लेकिन normal distribution में दो पैरामीटर रहता है, one is mu, other is sigma. So if suppose mu is given, no values of sigma is given there, then we have to measure sigma with the help of mu and the depending on the sample. Also if population is provided but no distribution function is given there, we have to find out the distribution function also. So that is nothing but any assumption. We have to first assume something about the population, then we proceed. So any kind of assumption about the population and regarding the distribution and the involving parameters is nothing but a known as a hypothesis. ठीक है, तो हाइपोथेसिस दो तरह का होता है मेनली। तो एक होता है नाल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नाल हाइपोथेसिस किसको कहेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसको कहेंगे। Suppose we are taking a basic assumption about some parameter. Okay, say I am taking an example. Say we have a population of binomial distribution. तो binomial distribution में तुम सभी जानते हो दो पैरामीटर्स होता है, एक होता है n, दूसरा होता है p। ठीक है, तो अगर समझ लो हमारे पास n गिवन है और p गिवन नहीं है, तो p का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द सैंपल एज वेल एज द गिवन वैल्यू ऑफ n। तो n के ऊपर डिपेंड करके और सैंपल के ऊपर डिपेंड करके p का कुछ वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। सैंपल के ऊपर डिपेंड करके और n के ऊपर डिपेंड करके p का कुछ वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो वो जो एजम्पशन हमारा फर्स्ट एजम्पशन होगा वही होता है नल हाइपोथेसिस। सो ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस whose possible acceptance or rejection is based on the sample observation is known as a null hypothesis, which is usually denoted by h naught। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, सैंपल के ऊपर डिपेंड करके n के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके p का कुछ वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे और एज्यूम करेंगे, वही होगा हमारा नल हाइपोथेसिस। ठीक है, कोई भी अजम्पशन होगा तो पहला जो अजम्पशन होता है सैंपल के ऊपर डिपेंड करके वो होता है नल हाइपोथेसिस। अभी जो नल हाइपोथेसिस होगा वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। इसका मतलब आवर assumption may be true, may be false. So generally what we want that our assumption is always true. So we have to check our assumption based on some another assumption. Okay, say I am saying that for any binomial population p का वैल्यू हाफ होगा। तो कोई एक स्टूडेंट कह सकते हैं सर p का वैल्यू हाफ नहीं होगा, p का वैल्यू 1/3 होगा। कोई एक स्टूडेंट कह सकते हैं सर p का वैल्यू 1/2 नहीं होगा, 1/4 होगा। ठीक है, तो ये कह सकता है। तो मुझको क्या करना है, मेरा जो एजम्पशन है p का वैल्यू हाफ, उसको टेस्ट करना है किसके अगेंस्ट में, p का वैल्यू 1/3 के अगेंस्ट में या फिर p का वैल्यू 1/4 के अगेंस्ट में। तो तुम लोग जो एजम्पशन कर रहे हो वो है तुम्हारा हाइपोथेसिस और वो है मेरे रिस्पेक्ट में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, मेरा एजम्पशन मेरे रिस्पेक्ट में है नल हाइपोथेसिस और तुम्हारा एजम्पशन मेरे रिस्पेक्ट में है
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो मेरा एजम्पशन जिसके रिस्पेक्ट में मैं चेक करूंगा वो हो जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस which is to be tested against the null hypothesis is nothing but known as an alternative hypothesis. ठीक है, so suppose we are taking a simple example. Let us consider a sample of size n from a population. Depending on the sample size, let us consider let theta be any parameter whose values is not given in the problem. So let us take any assumption about the theta which is nothing but theta equals to theta 0. Okay, so theta equals to theta 0, that is our assumption. So it is our null hypothesis. Now obviously you can see that this assumption may be true, may be false. Okay, so we have to test h naught with respect to some other assumption. So that assumption is nothing but the alternative hypothesis. So h1 we can take assumption like this: theta may be greater than theta 0. If we are considering theta greater than theta 0, so it is said to be the right tailed test. Okay, whenever theta greater than theta 0, this is known as the right tail test. And if we consider theta is less than theta 0, then it is said to be the left tailed test. And if we consider theta not equal to theta 0, then it is said to be the both tail test. Whenever you check the check the acceptance or rejection of h naught, either h1 of this kind or h1 of the second kind or h1 of the third kind, you have to choose any one of these three. You can choose, against which we have to check h naught is correct or false. The next thing is the critical region. Obviously you can see that in my note I have already mentioned that it is a very important topic. Okay, without knowing this you cannot learn a single problem, you cannot do a single problem of the statistics. ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है मेरा मेन थिंग ये स्टैटिस्टिक्स पे। तो देखो क्रिटिकल रीजन और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। सपोज h नॉट बी ए नाल हाइपोथेसिस एंड t बी ए टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो h नॉट अगर कोई नाल हाइपोथेसिस होगा तो उसको तो पहले टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टैटिस्टिक को ढूंढेंगे। स्टैटिस्टिक क्या होता है, अभी मैंने तुम लोगों को कहा है कि सैंपल के जो वैल्यूज है वो वेरिएबल्स होता है। तो वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी फंक्शन होगा तो वो स्टैटिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, सो लेट h नॉट बी ए null hypothesis and t be a test statistic. Say t may be x bar, t may be capital S square, t may be sigma, anything may it may. ठीक है, so t be any test statistic. Now the acceptance or rejection of h naught is based on very small probability alpha, with the consideration that probability of a less equals to t less equals to b equals to 1 minus alpha. तो इसके बारे में बता देता हूं। देखो t एक टेस्ट स्टैटिस्टिक है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा सैंपल के ऊपर डिपेंड करके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंटरवल ले रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसके बीच में t रहेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1 माइनस अल्फा, जहां पे अल्फा है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, नेग्लिजिबल क्वांटिटी, से 0.01 हो सकता है, 0.05 हो सकता है। ठीक है, बस 0.5 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। Whenever you choose alpha very small, then this probability will getting large and large. Obviously you can see if putting alpha equal to 0, then the probability will be exactly equal to 1, that it becomes a certain event. So our assumption is h naught and always we want our assumption is correct. So what is the process, we always want that alpha will be very small quantity. ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी जितना बढ़ जाएगा h नॉट का पॉसिबिलिटी उतना भी बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस इक्वल्स टू t लेस इक्वल्स टू b जितना लार्ज होता है, h नॉट का एक्सेप्टेंस भी उतना ही लार्ज होता है। तो t का वैल्यू किसके अंदर है, a और b के अंदर। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी या फिर ओपन इंटरवल ए बी को हम लोग कहेंगे द रीजियन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ h नॉट। तो t का वैल्यू अगर a और b के बीच में है तो हम लोग कहेंगे कि h नॉट को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं विद द सिग्निफिकेंस अल्फा, दैट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 100 अल्फा% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब यह है कि यहाँ पे हमने कुछ छूट दिया हुआ है, that is we are giving some discount here. Say I am saying that my result is 99% correct, that means what, I am giving 1% error result, or I am saying that my result is 95% correct, that means our result has 5% error. So यहाँ पे मैंने कुछ छूट दिया हुआ है
तो वो छूट होता है अल्फा। ठीक है, तो 99% करेक्ट का मतलब क्या होगा, अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 95% करेक्ट होगा तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अल्फा का वैल्यू जितना भी छोटा होता है उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वी हैव एज्यूम दैट एच नॉट इज आवर null hypothesis and we want to express that h naught must be accepted। ठीक है, तो t का वैल्यू अगर a टू b के अंदर है और उसका प्रोबेबिलिटी अगर 1 माइनस अल्फा है, तो हम लोग कहेंगे h नॉट विल बी एक्सेप्टेड एट द अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी a टू b के बाहर भी तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो a टू b के बाहर, क्लोज्ड इंटरवल a टू b के बाहर जो रीजन होगा उसको क्या कहेंगे, उस रीजन को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ रिजेक्शन या फिर क्रिटिकल रीजन। समझ लो अल्फा का वैल्यू बहुत लार्ज हो चुका है, अल्फा का वैल्यू 95% हो चुका है, तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो कहाँ चला जाएगा, एक क्लोज्ड इंटरवल एक बी के बाहर चला जाएगा, तो वो रीजन हो जाता है क्रिटिकल रीजन। ठीक है ना, और क्रिटिकल रीजन होता है रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके तुम लोगों को मैंने समझाया है। सपोज W इज द रीजन where T statistic lie. If W be the region where T statistic lie, then the probability of lying T statistic within the W region is nothing but 1 minus alpha. Alpha is very small quantity and W is nothing but the region of acceptance of H naught, जहाँ पे H naught accept हो जाएगा, मेरा assumption true हो जाएगा। और W के बाहर जो कॉम्प्लीमेंट है, इस रीजन का जो कॉम्प्लीमेंट है, बाहर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन में अगर t का वैल्यू आ जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यहाँ पे अगर 1 माइनस अल्फा है तो बाहर कितना होगा, अल्फा होगा। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, अल्फा। सो डब्ल्यू बार जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू है उसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल रीजन। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजेक्शन ऑफ एच नॉट, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी चले आते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है टाइप ऑफ एरर्स। तो देखो क्रिटिकल रीजन हम लोग जब बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सोचो, अगर W को हम लोग ज्यादा कर देंगे, W becomes large enough, then W bar will be small, and if W bar becomes large enough, then W will automatically become small. Okay, so from this two quantity we have some errors। ठीक है, तो एरर क्या होता है यहाँ पे, जनरली स्टैटिस्टिक्स में two types of errors will be there. One is known as the type 1 error and second one is known as the type 2 error। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखो टाइप 1 एरर ये है, दैट इज एच नॉट इज ट्रू दो वी आर रिजेक्टिंग इट। हमारा एजम्पशन सही था लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया है। आवर एजम्पशन इज ट्रू। सपोज फ्रॉम योर क्लास ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सपोज द मीन ऑफ द marks of internal on mathematics is not given, and my assumption is that the average marks you will obtain out of 50 is 35। okay, after checking we know that, after checking I know that the result of my is correct। okay, so your average mark is 35, that is true, but we are not accepting h naught, उसको गलती से हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा एजम्पशन सही है लेकिन हम लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होता है, उल्टा होता है, हमारा एजम्पशन फॉल्स है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट इज द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स दो वी आर एक्सेप्टिंग इट। सो ये हो जाता है टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से एक प्रॉब्लम आता ही है एग्जाम पे, और वो होता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर मैं तुम लोग को बता देता हूँ। देखो सपोज एच नॉट बी एनी नल हाइपोथेसिस एंड फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉपुलेशन, जहाँ पे थीटा है हमारा पैरामीटर और थीटा का कोई भी वैल्यू नहीं है। सो हम लोग सोच रहे हैं कि थीटा का वैल्यू है थीटा 0। ये है हमारा बेसिक एजम्पशन अबाउट द पैरामीटर। ओके, सो एच नॉट थीटा इक्वल्स टू थीटा 0 बी द नल हाइपोथेसिस एंड टी बी एस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसके ऊपर डिपेंड करके एच नॉट विल बी एक्सेप्टेड और एच नॉट विल बी रिजेक्टेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट दो एच नॉट इज ट्रू, दैट इज द डेफिनेशन। हम लोग क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे लेकिन एच नॉट तो ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो टी विल बिलोंग्स टू द क्रिटिकल रीजन। तो टी अगर क्रिटिकल रीजन में चला जाएगा, दैट इज डब्ल्यू बार में चला जाएगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एच नॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने तुम लोगों को कहा है कि डब्ल्यू क्या है, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस है, और डब्ल्यू बार क्या है, क्रिटिकल रीजन है, दैट मीन्स द रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ व्हाट, रीजन ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नॉट। ठीक है, तो टी का वैल्यू अगर डब्ल्यू के अंदर है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं,
एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं, और टी का वैल्यू अगर डब्ल्यू बार में है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। सो व्हेन एवर टी लाइज इन क्रिटिकल रीजन वी विल रिजेक्ट एच नॉट। सो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 क्या होगा, टाइप 1 में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये पहला है, तो एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे तो टी बिलोंग्स टू क्या होगा, क्रिटिकल रीजन होगा। लेकिन हम लोग पहले ही जानते हैं कि एच नॉट क्या है, ट्रू है, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू थीटा जीरो इज ट्रू, सो इट बिकम्स ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ए गिवन बी, ए गिवन बी में क्या होता है, बी ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर डिपेंड करके ए होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा एजम्पशन ट्रू है, लेकिन हम लोग गलती से उसको क्या कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब टी बिलोंग्स टू द क्रिटिकल रीजन दो थीटा इक्वल्स टू थीटा जीरो इज ट्रू। So this is the calculation of the probability of type 1 error, and probability of type 2 error will be what, just opposite. So theta equals to theta 0 is false, that we already know, but we are accepting it. That means theta belongs to what, t belongs to the region of acceptance. तो t यहाँ पे कहाँ पे चला आएगा, w पे चला आएगा, जहाँ पे theta equal to theta 0 false है। तो ये प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला लिखा है, ये तुम लोग को अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं ये प्रॉब्लम से तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम। In order to test whether a coin is perfect or not, the coin is tossed 5 times. एक coin लिया हुआ है और उसको 5 टाइम टॉस किया हुआ है। The null hypothesis of the perfectness of the coin is that it is rejected if more than 4 heads appear. Okay, so कब हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे, null hypothesis of perfectness of the coin. coin कब परफेक्ट होता है, that means coin is unbiased. तो अगर coin को टॉस कर रहे हैं, coin में हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ है। तो अगर हेड और टेल का इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो कॉइन क्या है, अनबायस्ड है। और लेकिन अगर हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कॉइन क्या है, कॉइन बायस्ड है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस ऑफ द परफेक्टनेस ऑफ द कॉइन। तो नल हाइपोथेसिस बोला ही है कि परफेक्टनेस ऑफ द कॉइन है, तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू हाफ इज रिजेक्टेड इफ मोर देन 4 हेड्स अपीयर। तो 4 से ज्यादा अगर हेड आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, 5 टाइम हमने टॉस किया है, 5 टाइम ही हेड आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.2। तो पहले टाइप 1 एरर समझ लेते हैं, उसके बाद टाइप 2 एरर करेंगे। तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से बता देता हूँ। तो प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू थ्रो ए कॉइन 5 टाइम। Obviously you can see that it is nothing but the case of success or failure. So if in any probability problem success or failure is appearing, that means it is a problem of the binomial distribution. So we are considering it is a binomial distribution where p be the probability of success, that is throwing a getting head or tail. So if the coin is perfect, then obviously the value of p will be half, that I have written already here. If the coin is unbiased, then p will be equal to half. So what is our null hypothesis, that is the perfectness of the coin, that is h not equals to p equal to half. ये हमारा assumption है, ठीक है ना। अभी 5 टाइम हम लोग इसको टॉस कर रहे थे, तो कब हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे, what is the condition given here, that the null hypothesis will be rejected if मोर देन 4 हेड्स अपीयर। तो 4 से ज्यादा अगर हेड आ जाता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखो नाउ एच नॉट विल बी रिजेक्टेड इफ मोर देन 4 हेड्स अपीयर। सो लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स अपीयर। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्या होगा, एच नॉट विल बी रिजेक्टेड दो आवर एजम्पशन इज ट्रू, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर तो वही होता है। सो एच नॉट विल बी रिजेक्टेड दो आवर एजम्पशन इज ट्रू। सो p इक्वल्स टू क्या है, हाफ है, और x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो x इक्वल टू 5, x इक्वल्स टू 5 के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तभी हम लोगों को मालूम है, दैट इज NPR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। तो यहाँ पे 5c5 हो जाएगा, हाफ टू द पावर क्या होगा, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाता है 1/32। सिंपली 1/हाफ टू द पावर 5 और हाफ टू द पावर 0 होगा, तो कैलकुलेट करके 1/32 आ जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर निकालना है। देखो टाइप 2 एरर कैसे आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.2। तो अभी तुम लोग को यहाँ पे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.2। ऑब्वियसली यू कैन सी दैट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 0.2, दैट मीन्स द कॉइन इज बायस्ड कॉइन।
हाफ होगा तो बायस नहीं होगा, अनबायस्ड होगा। लेकिन अगर हेड का प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑब्वियसली कॉइन बायस्ड है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वो एजम्पशन को हम लोग ट्रू पकड़ के चलेंगे। टाइप 2 एरर क्या था, टाइप 2 एरर ये था कि एजम्पशन गलत है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो एच नॉट विल बी एक्सेप्टेड दो आवर एजम्पशन इज फॉल्स। तो एजम्पशन क्या है सेकेंड प्रॉब्लम के लिए, एजम्पशन है p इक्वल टू 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू 0.2 व्हिच इज फॉल्स। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, so we can see that h naught, when h naught will be accepted, it is given that h naught will be rejected if more than 4 head appear. Okay, so whenever it will be accepted, रिजेक्ट होगा अगर 4 से ज्यादा हेड आ जाता है। तो एक्सेप्ट कब होता है, अगर 4 से कम हेड आता है या फिर मैक्सिमम 4 तक हेड आता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल बी लेस देन इक्वल टू 4, आइदर 4 हेड अपीयर और लेस देन 4 हेड विल अपीयर। बट आवर एजम्पशन इज फॉल्स हियर। व्हाट इज आवर एजम्पशन, p इक्वल टू 0.2। तो 0.2 को लेके ही हम लोग काम करेंगे, लेकिन h नॉट को क्या कर रहे हैं, h नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट कब करेंगे, जब हेड लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पे सिंपली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन p का वैल्यू सिंपली क्या पुट कर देंगे, 0.2। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस we can see that, after calculating this we can see that the result is coming here, this one. Okay, so that is the probability of type 2 error. To try to understand these problems, if you face any kind of doubt or any type of problem, you can text me, you can call me. Okay, and also you